नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट झारखंड की टॉप 24 खबरों के साथ। आज हम बात करेंगे शिक्षा से जुड़ी खबरें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नए आदेश, झारखंड सरकार से जुड़े नए अपडेट, साथ ही मौसम का कैसा रहेगा हाल। बात करें झारखंड में मौसम की तो झारखंड में शीतलहरी का सितम जारी है। ठंड हवाओं के झोंकों ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह गहरी धुंध छा रही है, ओस की बूंदें जमने लगी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कांके सबसे ठंड रहा। कांके का तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं खूंटी का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री दर्ज किया गया है। अगले कुछ दिनों में यह और 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान बादल भी छाए रह सकते हैं, लेकिन कुहासा अभी भी बना रहेगा, जिससे ठंड की स्थिति बनी रहेगी। इससे लोगों को फिलहाल राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। जमशेदपुर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने अपनी कमर कस ली है। आज जमशेदपुर शहर के तमाम बस्तियों में रहने वाले गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। विधायक पूर्णिमा दास साहू खुद गरीबों के बीच इस कंबल का वितरण कर रही हैं। इस दौरान क्षेत्र के पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। विधायक पूर्णिमा दास साहू ने कहा कि जमशेदपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसको देखते हुए आज से स्लम बस्तियों में कंबल वितरण का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि ठंड को लेकर जिले के डीसी से भी बात हुई है, ताकि क्षेत्र में किसी भी गरीब को इस ठंड में परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने डीसी को निर्देश दिया है कि जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाए, ताकि ठंड से किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो। साहिबगंज जिले में फिर एक बार अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार अपराधियों ने जिरवा बाड़ी थाना क्षेत्र स्थित हटिया परिसर के समीप पशुपालन विभाग के सामने अपराधियों ने एक युवक को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं वारदात की जानकारी देते हुए मृतक नवल कुमार के चाचा गौतम कुमार ने बताया कि मेरे बड़े भाई के मोबाइल पर फोन आया था कि जरा हाट परिसर आओ, लेकिन पिता नहीं आकर उन्होंने अपने पुत्र को वहां भेजा, जिसके बाद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गोली लगे युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं डॉक्टर के अनुसार मृतक नवल के बाएं सीने में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जल्दी अपना 13वां महाधिवेशन आयोजित करने जा रहा है। इस बार महाधिवेशन खास होने वाला है, क्योंकि इस बैठक में बिहार विधानसभा में पार्टी की भूमिका पर चर्चा होगी। जेएमएम बिहार चुनाव में उतरने वाली है या नहीं, इस सवाल का जवाब भी महाधिवेशन में ही मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी 12 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी कर रही है। हालांकि पिछली बार जेएमएम ने चुनाव में उम्मीदवार को उतारे थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। इस महाधिवेशन में 6 राज्यों के करीब 3000 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी इस अवसर को एक नई राजनीतिक दिशा देने के रूप में काम कर रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की 8 टीम बोकारो पहुंची है। इन टीमों ने नक्सली समर्थकों के यहां छापेमारी शुरू कर दी है। बोकारो के एसपी ने जिले में एनआईए की छापेमारी की पुष्टि की है। एनआईए की टीम गोमिया प्रखंड के चतरा चट्टी इलाके में कार्रवाई कर रही है। एसपी ने बताया कि सुबह से ही एनआईए की टीम गोमिया और चतरो चट्टी में छापेमारी कर रही है। बोकारो पुलिस उनकी मदद कर रही है। हालांकि एसपी ने यह नहीं बताया कि किन किन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है और छापेमारी में क्या क्या बरामद हुआ है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। इस मामले में सीआईडी ने पहले एक केस टेक ओवर कर चुकी है। अब सीआईडी ने नई केस दर्ज की है। यह केस जेएसएससी की ओर से दर्ज शिकायत के बाद की गई है। जेएसएससी की ओर से सीआईडी में दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया है कि 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा पूरी तरह से कदाचार व पेपर लीक से मुक्त थी, लेकिन परीक्षा के बाद कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो और तस्वीर वायरल कर परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे। पेपर लीक मामले में एक शिकायत रातू थाने में दर्ज कराई गई है। यह मामला राकेश कुमार के बयान पर 18 दिसंबर को दर्ज हुआ था। केस के आईओएस अमन पांडे बनाए गए थे। इस केस को भी सीआईडी ने टेक ओवर किया है। इस केस और जेएसएससी की शिकायत पर की गई केस की संयुक्त जांच अब सीआईडी करेगी। इसके लिए सीआईडी डीआईजी के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षक परिषद के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत 4 वर्षीय बीएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स करने वाले एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी के छात्रों को वित्तीय सहायता मिलेगी। छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पहल से छात्रों को अपनी शिक्षा में सहायता मिलेगी और शिक्षक परीक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। झारखंड सरकार ने शराब कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार ने शराब की बिक्री और वित्त में संबंधित नियमों को कड़ा किया है। इससे शराब की कीमतों में वृद्धि, बिक्री के समय में बदलाव और शराब की गुणवत्ता की जांच शामिल है। सरकार का उद्देश्य शराब की अवैध बिक्री और तस्करी पर नियंत्रण पाना है।
इस कदम से शराब कंपनियों को अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह कदम शराब की वैध बिक्री को प्रभावित नहीं करेगी। इससे राज्य में शराब उद्योगों की कार्यप्रणाली पर असर पड़ सकता है। झारखंड के 4 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य पुलिस की आईजी अभियान अमोल वी होमकर, रांची डीआईजी अनीश गुप्ता, पुलिस मुख्यालय के एसपी अभियान अखिलेश वारियर और स्पेशल ब्रांच के एसपी प्रभात कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। इन अधिकारियों को केंद्र एजेंसियों में महत्वपूर्ण पद पर तैनात किया जाएगा। इससे पहले राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया था, जिसमें धनबाद, साहिबगंज, बोकारो, हजारीबाग जिले के पुलिस कप्तान शामिल थे। गुमला जिले के विशुनपुर में नीरज मुंडा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छातासराय निवासी संजू मुंडा, बंधु असुर दिल रोशन मुंडा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपियों के अनुसार नीरज से खैनी मांगने और खाने के मामले को लेकर आपस में विवाद शुरू हुआ और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट की गई, जिससे नीरज गिर पड़ा और अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने बताया कि नीरज को जान से मारने का उन लोगों का उद्देश्य नहीं था, लेकिन मारपीट के दौरान नीरज को कहां-कहां चोट लगी, तीनों में से किसी को पता नहीं चला और अस्पताल ले जाने के क्रम में नीरज की मौत हो गई। लगभग 1.5 महीने से जमशेदपुर के मानगो में कचरा डंपिंग न होने के कारण मानगो के गली मोहल्ले में और चौक चौराहों में जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस के बैनर तले बन्ना गुप्ता के कार्यकर्ता मानगो नगर निगम कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि मानगो में लोगों को आए दिन कचरे की समस्या को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर कचरा इकट्ठा हो चुका है। इस पर नगर निगम और विधायक ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते यह कचरे का अंबार लगा हुआ है। अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो बहुत समस्याओं का सामना करने को मिल सकता है। इसलिए आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन की जाएगी। विमेंस हॉकी इंडियन लीग का आयोजन 12 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें कुल 11 मुकाबले रांची के मारांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। बता दें कि इस टूर्नामेंट में कुल 4 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें दिल्ली एसटी पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स और सुरमा हॉकी क्लब शामिल है। टीमें 4 जनवरी से रांची पहुंचना शुरू कर देगी और 5 जनवरी से अभ्यास शुरू हो जाएगा। इस लीग का उद्देश्य महिला हॉकी को बढ़ावा देना और नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका देना है। स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाए। रांची के ओटीसी ग्राउंड के पास आईटीसी कंपनी के अकाउंटेंट से 13 लाख रुपए की लूट और होटल मैनेजर को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह लूटकांड एक पूर्व कंपनी कर्मचारी के द्वारा रचा गया था, जिसे अनियमितता के आरोप में कुछ साल पहले कंपनी से निकाल दिया गया था। पूर्व कर्मचारी को इस बात की जानकारी थी कि अकाउंटेंट सुमित पैसे लेकर बैंक जमा करने के लिए जाता है और उसने अपने साथियों को लेकर योजना बनाई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी पहचान कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि रामगढ़ के एक लुटेरे गिरोह से हथियार मंगवाए गए थे। इस गिरोह ने ही लूट के लिए हथियार उपलब्ध कराया था। आरोपियों ने यह भी बताया कि लूट की पूरी योजना जेल में तैयार की गई थी और रेकी कैसे की जाएगी इसकी भी योजना बनाई गई थी। लूट के बाद आरोपियों ने पहले से तय रास्ते से भागने की योजना बनाई थी। फिलहाल पुलिस शूटर की तलाश में छापेमारी कर रही है, जबकि गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। राज्य सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मियों के लिए अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण जमा करने का अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव विभागाध्यक्ष, प्रमंडल आयुक्त और जिले के डीसी को पत्र लिखा है। मानव संपदा पोर्टल पर करना होगा अपलोड। सरकारी सेवाओं को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपडेट करना होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तय की गई है। कार्मिक विभाग ने पत्र में स्पष्ट कहा है कि यह विवरण देना सभी सरकारी सेवकों की जिम्मेदारी है। इससे उनकी व्यक्तिगत चल और अचल संपत्ति की पूरी जानकारी शामिल होनी चाहिए। झारखंड में 3 प्राथमिक कृषि सहकारी
समितियों पर 83 लाख रुपए का बकाया होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इन पैक्सों ने किसानों से धान खरीदी थी, लेकिन अब तक उनका भुगतान नहीं किया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने इन पैक्सों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण सरकार ने अब प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम किसानों को उनके बकाया भुगतान दिलाने के लिए उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से किसानों को समय पर भुगतान मिलने की उम्मीद है और सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह फैसला किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। खूंटी पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के 3 नक्सलियों को जरायगढ़ थाना के बक्सूपुर जंगल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में प्रशांत कुमार उर्फ डब्ल्यू, कमलेश गोप उर्फ लंबू और राम दयाल सिंह उर्फ करम दयाल सिंह शामिल है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, PLFI के 14 पर्चे और 4 मोबाइल फोन बरामद किया है। DSP केरकेटा ने बताया कि प्रशांत 1 साल तक जेल में रहने के बाद हाल ही में जमानत पर बाहर निकला और नक्सली गतिविधियों में संलिप्त हो गया है। दरअसल SP अमन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि PLFI के कुछ नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है और बकसपुर जंगल में जमा है, जिसके बाद DSP केरकेटा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर जंगल में छापेमारी की गई। 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 8वीं और 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 8वीं की परीक्षा 28 जनवरी 2025 से शुरू होगी, जबकि 9वीं की परीक्षा 29 जनवरी 2025 से शुरू होगी। यह परीक्षा स्कूल के भीतर ही आयोजित की जाएगी और विद्यार्थियों को इस संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लाने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने छात्रों को अच्छी तैयारी करने की सलाह दी है ताकि वे परीक्षा में अपनी अच्छी परिणाम ला सके। सभी स्कूलों के प्रधान अध्यापकों और शिक्षकों को परीक्षा से संबंधित सभी निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। इस वर्ष की परीक्षा भी निर्धारित समय पर संपन्न होगी और किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। कोल्हान के 2695 उद्योगों के संचालकों का आवेदन रद्द कर दिया गया है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके लिए अनुमति नहीं दी है। उद्योगों के संचालकों के लिए नए और पुराने कुल 6,971 आवेदन आए थे। इसमें से 2,695 आवेदनों को कई कारणों से रद्द किया गया है। वहीं बोर्ड द्वारा उद्योगों को 17 श्रेणियों के तहत 2019 से 2024 के बीच नए उद्योगों के संचालकों के लिए 793 आवेदन आए, जिसमें से 114 के संचालक की स्वीकृति दी गई है। इसमें 219 आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। 38 आवेदन अब भी लंबित है। बता दें कि कागजात पूरी नहीं होने के कारण आवेदन रद्द की गई है। उद्योगों के संचालकों के लिए समय समय पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कागजात अपडेट कराने को होते हैं। समय पर कागजात पूरे नहीं होने पर संचालन की अनुमति नहीं मिलती है। स्पष्टीकरण के लिए 30 दिन और आवेदन फाइल करने के बाद मांगे गए जवाब या कागजात 60 दिन तक जमा नहीं करने पर फाइल सीधे चेयरमैन तक पहुंचती है, जहां से अनुमति लेने के बाद संचालन करने का आवेदन रद्द कर दिया जाता है। झारखंड में 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार की ओर से 56 लाख महिलाओं के खाते में सीधा 2500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। यह योजना महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पहल को महिलाओं के उनकी अधिकार दिलाने और उनके आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। यह योजना राज्य की महिला से सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक अहम कदम साबित हो सकती है, जिससे महिलाओं को अपनी जिंदगी में सुधार और स्वतंत्रता मिल सकेगी। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल थाना क्षेत्र में एक रॉयल बंगाल टाइगर ने एक किसान की बैल को मार डाला है। यह घटना तूलग्राम और बालीडीह गांव के जंगल में हुई है। चांडिल वन विभाग ने घटना स्थल पर कैमरे लगाए हैं, लेकिन अभी तक बाघ का कोई सुराग नहीं मिला है। वन विभाग ने ग्रामीणों को निर्देश दिया है कि वे सावधान रहें और शाम ढलते ही अपने घरों से ना निकले। ग्रामीणों को एकजुट होकर बाहर जाने की सलाह दी गई है। बाघ की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक बाघ का कोई पता नहीं चल सका है। फिलहाल यह घटना ग्रामीणों के लिए एक बड़ा चुनौती बन गई है और वे अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ मनरेगा घोटाले से संबंधित मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने नया मोड़ लिया है। पूजा सिंघल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है, जो कि CRPC की धारा 197 के तहत आवश्यक है। इस आधार पर उन्होंने मामले को निरस्त करने की मांग की है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रवर्तन निर्देशालय से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैमरून में फंसे श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के बाद उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य श्रमिकों की जीवन गुणवत्ता को सुधारना और उनके पुनर्वास को सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत श्रमिकों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना, शिक्षा सहायता योजना, आवास सहायता योजना और पेंशन योजना भी श्रमिकों के लिए लागू की जाएगी। इन योजना के माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधित समर्थन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कदमों से राज्य के श्रमिकों को बेहतर अवसर मिलेंगे और वे अपने जीवन को नए तरीके से बदल सकते हैं। धनबाद के रामकनाली ओपी क्षेत्र के केसलपुर कुम्हार बस्ती व AKWMC कोयलरी के मां अंबे आउटसोर्सिंग परियोजना के समीप जोरदार आवाज के साथ जमीन पर कई जगहों पर दरार पड़ गई है, जिससे यहां आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। गांव के ग्रामीण एकजुट होकर समीप स्थित मैदान में लाठी डंडे के साथ हाथ में झंडे लिए सुबह से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड, बिहार और दक्षिणी भारत की यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने रक्सौल से रांची होते हुए हैदराबाद और सिकंदराबाद जाने वाली स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ा दी है। यह ट्रेन अब बंद नहीं होगी और अप्रैल महीने तक चलेगी। 07051 हैदराबाद रक्सौल स्पेशल ट्रेन 4 जनवरी 2025 से 29 मार्च 2025 तक हर शनिवार को हैदराबाद से प्रस्थान करेगी, जबकि 07052 रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन 7 जनवरी 2025 से 1 अप्रैल 2025 तक हर मंगलवार को रक्सौल से चलेगी। यह निर्णय खास तौर पर यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया है। रांची रेल मंडल ने यह जानकारी दी है कि अब इन ट्रेनों के जरिए यात्रियों को बेहतर सेवा और आराम मिलेगा। यात्रियों को अब पहले की तरह टिकट की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। झारखंड की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ पोस्ट।